दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्किप मत करिएगा वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एक सिंगल वाट मीटर किसी 3 फेज प्रणाली में शक्ति मापन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है केवल जब भार हो। अब हम बात करेंगे सिंगल वाट मीटर की। ध्यान दीजिएगा, सिंगल वाट मीटर की बात कर रहा है। 3 फेज प्रणाली में मापना है पावर, तो उसके लिए भार कैसा होना चाहिए? संतुलित और असंतुलित, असंतुलित, संतुलित, स्थिर। तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो है संतुलित, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि जब संतुलित होगा तो तीनों फेज में धारा समान बहेगा और न्यूट्रल कॉमन होता है, न्यूट्रल में धारा बहेगा नहीं। तो इस कंडीशन में 1 वाट मीटर से हम वैल्यू मेजर करेंगे तो हमें मिलेगा W1, और टोटल पावर निकालने के लिए PT बराबर कर देंगे 3 × W। क्लियर? 3 फेज का पावर आसानी से निकल जाएगा 1 वाट मीटर विधि द्वारा। अब हम बात करते हैं कि जब असंतुलित होगा या असंतुलित होगा तो उस कंडीशन में कैसे हम वैल्यू निकालेंगे या क्या होगा। तो जब असंतुलित होगा, ध्यान दीजिएगा, असंतुलित के लिए 3 वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी। कितने? 3 वाट मीटर। और प्रत्येक में हम लगाएंगे, प्रत्येक फेज में लगाएंगे तो यहां से PT मिल जाएगा। सबको जोड़ देंगे, W1 + W2 + W3। क्लियर? ये तो हो गया असंतुलित के लिए। लेकिन अगर संतुलित और असंतुलित दोनों एक ही साथ नापना हो या मेजर करना, हमें लोग नहीं पता है कि संतुलित है कि असंतुलित है, तो उस कंडीशन में एक विधि आती है 2 वाट मीटर विधि द्वारा। कितना? 2 वाट मीटर विधि द्वारा। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, 2 वाट मीटर विधि द्वारा पावर मेजर करना 3 फेज सर्किट में। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्किप मत करिएगा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिससे सिलेक्शन होना तो आसान होगा, साथ में एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन क्लियर होंगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप MPC के साथ जुड़िए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपने कंफ्यूजन को दूर करिए और सिलेक्शन लीजिए, जैसा कि यह MPC करता आ रहा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में प्रारंभ में उच्च रोटर, ये है रोटर, रोटर प्रतिरोध होता है, तब जब उच्च प्रतिरोध होता है रोटर का, यानी कि R2। क्लियर? R2 तो क्या होता है? शक्ति गुणक बढ़ता है, धारा घटती है और टॉर्क बढ़ता है। पहला ऑप्शन। दूसरा, शक्ति गुणक घटता है, धारा घटती है और टॉर्क बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन, शक्ति गुणक घटना है, धारा बढ़ती है और टॉर्क बढ़ता है। चौथा ऑप्शन, शक्ति गुणक बढ़ता है, धारा बढ़ती है और टॉर्क बढ़ता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले एक फार्मूला होता है T समानुपाते R, R2, यानी कि रोटर प्रतिरोध। क्लियर? अब यहां पे अगर प्रतिरोध बढ़ेगा, उच्च रोटर प्रतिरोध, प्रतिरोध ज्यादा है तो टॉर्क भी ज्यादा है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? प्रतिरोध उच्च तो टॉर्क उच्च। क्लियर है? अब प्रतिरोध ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। तो प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा क्या होगा? कम होगा। जब धारा कम होगा तो आपका जो PF है वो ज्यादा होगा ऑटोमेटिक।
क्लियर। तो यहां पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, शक्ति गुणक बढ़ेगा, धारा घटेगा और टॉर्क भी बढ़ेगा। तो इससे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। जहां भी दिक्कत होगा कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, हम इसका जवाब जरूर देंगे। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आपका एग्जाम में न टाइम लगेगा और क्वेश्चन सही होगा। क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नियॉन साइन लैंप में धारा निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? ट्यूब का रंग, ट्यूब का आकार, ट्यूब का व्यास, ट्यूब की लंबाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्यूब का व्यास। जो धारा है वो ट्यूब के व्यास पर डिपेंड करता है। क्लियर। लेकिन जो लंबाई है ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है लंबाई, और व्यास डिपेंड करता है धारा पे। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में निम्न में से कौन वास्तविक गति कहलाती है? जो 3 फेज मोटर होता है इसमें 2 गति मिलती है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इसमें जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं RYB, और किसमें? स्टेटर में। ध्यान दीजिएगा। तो स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि NS। क्लियर। जिसको बोलते हैं काल्पनिक गति, इमेजिनरी स्पीड, इमेजिनरी स्पीड। अब इसके बीच में होता है एक रोटर। क्या होता है? एक रोटर। और रोटर जो घूमता है ये होती है वास्तविक गति। तो वास्तविक गति कहलाती है रोटर की गति। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। वास्तविक गति जो होती है रोटर गति होती है, और जो सिंक्रोनस गति होती है या जो स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड की काल्पनिक गति होती है इसको हम सिंक्रोनस गति बोलते हैं। क्लियर। और अगर इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, प्रेरण मोटर की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, कि जो NR का मान होगा वो NS से हमेशा कम होगा, NS से हमेशा कम होगा। क्लियर। तो वो बोला जाता है इंडक्शन मोटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन AC मोटर का विद्युत डिग्री का निर्धारण करता है? कौन सा कारक ऐसा है जो विद्युत डिग्री का निर्धारण करता है? तो हम एक फार्मूला जानते हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 थीटा m। ये फार्मूला होता है। क्लियर। तो अब यहां पे जो मेन फंक्शन है वो निर्धारण कर रहा है ये आपका पोलों की संख्या। तो कुंडलियों की संख्या, ध्रुवों की संख्या, स्लॉट्स की संख्या, कला की संख्या। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा बी सही, ध्रुवों की संख्या, क्योंकि इस फार्मूले में सिर्फ पोल आ रहा है, यानी कि ध्रुव आ रहा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है क्वेश्चन। स्टार क्रम में जुड़े हुए तंत्र में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? ध्यान दीजिएगा, ये है स्टार और ये है डेल्टा। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्लियर। स्टार में जो होता है वो होता है लाइन करंट बराबर फेज करंट।
क्योंकि स्टार को बोला जाता है सीरीज। क्लियर। और इसमें जो IL होता है वो VL होता है स्टार में, ये होता है √3 BP। और यही पूछ रहा है कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है। तो हो गया लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा में अगर हम देखें तो डेल्टा में जो संबंध होगा वो IL बराबर हो जाएगा √3 IP। क्लियर। जबकि वोल्टेज की बात करेंगे तो BL बराबर BP। वोल्टेज यहाँ बराबर होता है दोनों भी कंडीशन में, जिस तरीके से स्टार में करंट बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको संभाल के रखिएगा। क्लियर। ये भूलिएगा मत, 1 नंबर यहां से मिलेगा कोई भी एग्जाम देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बताइए कि तुल्यकालिक मोटर और प्रेरण मोटर के बारे में दिया गया तथ्य सही है या गलत। देखिए, पहला, तुल्यकालिक मोटर के लिए प्रयुक्त वोल्टता में परिवर्तन से टॉर्क प्रभावित होता है, पहला। दूसरा, प्रेरण मोटर के लिए प्रयुक्त वोल्टता में परिवर्तन टॉर्क को प्रभावित नहीं करता। ये गलत है, क्योंकि ये प्रभावित करता है और दोनों में वोल्टता प्रभावित करता है, लेकिन पहले में जो करता है वो होता है T समानुपाते V। ये है तुल्यकालिक मोटर में, यानी कि सिंक्रोनस मोटर में। क्लियर। सिंक्रोनस मोटर में जो टॉर्क है वो वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है, जबकि दूसरे का जो कॉन्सेप्ट है इंडक्शन मोटर का, ये T समानुपाती V²। ये इंडक्शन मोटर में तो दोनों में निर्भर करता है, लेकिन दूसरे में कह रहा है नहीं करता है, इसलिए दूसरा गलत है और पहला सत्य है। तो पहला सत्य, दूसरा असत्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। बात समझ में आ रहा है ना। बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइन से लाइन ग्राउंड, लाइन से लाइन और डबल लाइन से ग्राउंड निम्न में से किस प्रकार के दो फॉल्ट हैं। आवृत्ति और गति संबंधी फॉल्ट, असममित फॉल्ट, फेज फॉल्ट, सममित फॉल्ट। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, असममित फॉल्ट। क्लियर। अब देखते हैं, एक LG फॉल्ट, LL फॉल्ट और डबल LG फॉल्ट, ये असममित दोष हैं। इसमें जो धारा होता है वो एक निश्चित मान का नहीं होता, क्योंकि ये असममित फॉल्ट है, धारा का मान समान नहीं होता। क्लियर। और जो सबसे ज्यादा फॉल्ट होता है वो सबसे ज्यादा फॉल्ट होता है LG फॉल्ट, ये लगभग 75% से ऊपर अकेले होता है। क्लियर। कौन सा फॉल्ट? LG फॉल्ट। अब हम जब बात करते हैं सममित फॉल्ट का, ये कौन सा फॉल्ट होता है? ये होता है ट्रिपल LG फॉल्ट। मतलब तीनों तार एक जगह शॉर्ट हो जाएं और ग्राउंड हो जाएं, तो ये ट्रिपल LG फॉल्ट होगा। इस कंडीशन में धारा का मान क्या होगा? समान होगा, इसीलिए इसको बोला गया सममित फॉल्ट। क्लियर। 1 नंबर यहां से भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि हम विशुद्ध रूप से धारिता परिपथ में आवृत्ति बढ़ाते हैं तो संधारित्र द्वारा
प्रदत्त प्रतिघात का मान होगा। एक फार्मूला होता है एक्स सी बराबर 1/2 एफ सी होता है ना। तो यहाँ पे एक्स सी जो है सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती है। तो अब हम कह रहे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एक्स सी का मान घटेगा। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने से एक्स सी यानी कि प्रदत्त प्रतिघात का मान घटता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, एक्स सी का मान यदि घटता है तो आई का मान क्या होगा, क्योंकि एक फार्मूला है आई बराबर V/XC। अब XC का मान घट रहा है तो धारा का मान क्या बढ़ेगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट मिला आपका, XC का मान घटेगा। पूरा कॉन्सेप्ट इस तरीके से। अब देखिए कुछ इस तरीके से मिला मान पूरा। एक्स सी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और आई का मान भी बढ़ रहा है। ये कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन है आवृत्ति बढ़ने पर संधारित्र के लिए। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तुल्यकालिक मोटर के अलग अलग उत्तेजना प्रकारों के संबंध में यूनिटी पीएफ को निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अब यूनिटी पीएफ चाहिए, यूनिटी ध्यान दीजिएगा, यूनिट पीएफ, यूनिट मतलब इकाई। तो इसके लिए ईबी बराबर वी होता है, बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज यानी कि सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, तो यूनिटी होगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। लेकिन अगर अप्लाइड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज बड़ा होगा तो ये कंडीशन होगा लैगिंग का। तो बी वाला ऑप्शन जो होगा वो होगा लैगिंग के लिए। क्लियर। और सी जो ऑप्शन होगा वो होगा लीडिंग के लिए। देखिए एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं एमटीसी के साथ जुड़िए। ये चौथा ऑप्शन वैसे ही गलत है क्योंकि ईवी बराबर ईसी कुछ होता ही नहीं। क्लियर। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए ईवी बराबर वी और लैगिंग पावर फैक्टर के लिए टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होगा, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए बैक ईएमएफ ज्यादा होगा। अब यहीं पे अगर बात करें एक्साइटेशन की तो यूनिटी में तो नॉर्मल एक्साइटेशन होगा, यूनिट में क्या होगा नॉर्मल एक्साइटेशन। लेकिन जब लीडिंग करेगा जब लैगिंग करेगा तो अंडर एक्साइटेशन होगा। क्या होगा अंडर एक्साइटेशन। और जब लैगिंग करेगा तो ओवर एक्साइटेशन। ध्यान दीजिएगा। देखिए 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया यहां से। क्लियर। पहला क्वेश्चन ईवी बराबर वी होगा तो यूनिटी पावर फैक्टर, और ईवी अगर छोटा होगा अप्लाइड वोल्टेज से तो लैगिंग होगा, और जब भी ईवी बड़ा होगा अप्लाइड वोल्टेज से तो लीड करेगा। क्लियर। और दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर हम अंडर एक्साइट करेंगे तो लैगिंग होगा, ओवर एक्साइट करेंगे तो लीडिंग होगा, नॉर्मल कंडीशन है तो यूनिट पावर फैक्टर होगा। बात समझ में आ गई। अगर इस तरीके से वीडियो और चाहिए तो हमारा हौसला बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।